हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरावी क्लासेस। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, या फिर फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, बेस यूनिट्स क्या होती है, और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है जिसमें सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था कल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। उसमें देखेंगे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, जो लेंथ को मेज़र करने का होता है। दूसरा होगा ये हमारा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए हम इससे डीप में नहीं जाके हल्का फुल्का देख के उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन के आ जाएंगे, सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके के बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको नेक्स्ट आगे के जितने भी वीडियो आएंगे उसमें देख के ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को 2-3 दिन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डायरेक्ट मेथड। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में डायरेक्ट मेथड दे रखा है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, है ना। तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम फिजिकली मेजर ना कर सके। डायरेक्ट क्या होगा? जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकें, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में फिजिकली मेजर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? वो होता है मीटर स्केल, है ना, वर्नियर कैलिपर्स, जो कि बहुत छोटी लेंथ के लिए होता है। दूसरा होता है स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, ठीक है, और पैरालॉक्स मेथड। अब आपने मीटर स्केल बचपन से ही यूज़ किया है, आप अपनी नोटबुक में मीटर स्केल का यूज़ करते हो, या फिर कपड़े लेने जाते हैं तो टेलर जो इंच टेप यूज़ करता है वो भी होता है एक तरह से, वो भी लेंथ मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और जब हम किसी कारपेंटर को देखते हो तो आप डोर को नापते हुए वो इंच टेप हार्ड वाला जो लिया रहता है वो भी एक मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब बहुत छोटी लेंथ होती है जिसको हम इन सब चीज़ों से नहीं मेज़र कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमारा जैसे कि होता है पेन की जो रिफ़िल होती है ना, उसकी रेडियस को या उसके डायमीटर को मेज़र करने के लिए ये वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। इसको हम क्योंकि मीटर स्केल से कर ही नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप में वर्नियर कैलिपर्स लगाते हैं, उसके लिए उससे करते हैं, ठीक है। दूसरा स्क्रू गेज होता है, ये भी छोटे इसके लिए होता है, स्फेरोमीटर होता है। लेकिन अगर बात बड़े मेथड की, बड़े डिस्टेंस की जाए तो उसकी लेंथ हम कैसे मेज़र करेंगे? सपोज आपको अर्थ से लेके मून की डिस्टेंस पता करनी है। यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे मून है, तो आप बोलोगे आप डिस्टेंस कैसे मेज़र करोगे? स्केल से कर नहीं सकते, है ना। ये तो बहुत छोटे लेंथ के लिए, तो इनसे तो आप कर नहीं सकते इन सब चीज़ों से। तो उसके लिए हमारा ये होगा यूज़ पैरालॉक्स मेथड। जब हम बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस के लिए मेज़र करना होता है तो हम ये पैरालॉक्स मेथड का यूज़ करते हैं। अब पैरालॉक्स मेथड में होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं? सपोज आप यहाँ पे एक प्लैनेट है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, पॉइंट ए है। अगर आप यहाँ से पॉइंट ए से देखोगे तो ये यहाँ दिखेगा, ये लाइन मिल रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। 1 सेकेंड, ये रहा हमारा पॉइंट ए। यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ जाके मिल रही है। यहाँ से देखोगे पॉइंट बी से ये यहाँ जाके मिल रही है, ठीक है। तो ये बीच का थीटा बन रहा है। ये थीटा यानी ये डी है, डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस तो निकालनी है हमें, यही डिस्टेंस कि ये दोनों की लेंथ कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये बेस है, ठीक है, ये बी है हमारा। तो ये इसी थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस धीरे पता चल जाएगा उसमें। अब बात आती है कि इसको प्रैक्टिकली कैसे समझे। प्रैक्टिकल समझने के लिए आप पता है
अपने खुद अपने रूम में ही उसको चेक कर सकते हो। जैसे कि आप एक पॉइंट रख लो, एक पेन लो और एक पॉइंट के आगे रखो। अब पॉइंट के सामने पेन रखो, पेन की निब के थ्रू उस पॉइंट को देखो, है ना। आप देखोगे एक बार राइट आइज, एक बार दोनों को एक साथ देखो, दोनों आइज से देखो, तो दोनों आइज से देखोगे तो सेम लाइन में दो वो करेंगे, मिलेंगे, सेम लाइन पे वो पॉइंट दिखेगी। लेकिन अगर आप राइट आइज को क्लोज करके लेफ़्ट आइज से देखोगे तो अलग जगह दिखेगा पेन, और अगर लेफ़्ट आई को क्लोज करके लेफ़्ट आई को क्लोज करके राइट आई से देखोगे तो वो पेन दूसरी जगह दिखेगा। तो पेन की पोजीशन हर बार चेंज हो रही है। तो इस तरीके से इसी मेथड को यूज़ करके एक्चुअली हमारे साइंटिस्ट ने पैरालॉक्स मेथड से ही, इसी को पैरालॉक्स मेथड कहते हैं, और इसी मेथड से साइंटिस्ट ने अर्थ से प्लैनेट्स की डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस कितनी है वो दूरी निकाली इसी मेथड को यूज़ करके, ठीक है। लगा इस थीटा की वैल्यू निकाली गई है और ये प्लैनेट से अर्थ की डिस्टेंस निकाले गए पैरालॉक्स मेथड से। तो ये सिंपल सा है कि बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस के लिए हम पैरालॉक्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आती बात डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है? अगर पूछा जाए कि लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, तो लेंथ की डायमेंशन को हम कैसे निकालेंगे? लेंथ की डायमेंशन क्या है कि लेंथ को हम डिनोट कैसे करेंगे डायमेंशन में, इसको एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन अगर पूछा जाए तो डायमेंशन को इस तरह से, दिस इज़ द लेंथ ऑफ, डायमेंशन ऑफ लेंथ, है ना, ये है। मास का डायमेंशन क्या होगा? m, इसको अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये हो गया हमारा मास का। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? t लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए सपोज़ आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू B इंटू H, लंबा, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ तो L ही रहेगा, और ये आपकी ब्रेड्थ भी L ही होती है, एक तरह से ही लेंथ ही होती है, ये भी लेंथ ही होती है, तो L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ना। अब लेंथ को हम डिनोट कैसे करते हैं? डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? ये होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में L, स्क्वायर ब्रैकेट में L, ठीक है। ये होगा लेंथ का डायमेंशन। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? ये होगा स्क्वायर ब्रैकेट L क्यूब, ये होगा वॉल्यूम का डायमेंशन। इस वॉल्यूम के डायमेंशन में मास नहीं है, ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। लेंथ फंडामेंटल यूनिट है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दैट इज़ वाई यहाँ पे मास और टाइम नहीं है, ये मास और टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मास डायमेंशन, इसमें मास का डायमेंशन नहीं है और टाइम का डायमेंशन ज़ीरो है, ठीक है। तो इस तरह से वॉल्यूम का अगर एक्चुअल वो बोला जाए कि फॉर्मूला कैसे वैसे तो हम लिख देते हैं जल्दीबाजी में ऐसे कि L क्यूब, लेकिन इस तरीके से लिखा नहीं जाता डायमेंशन फॉर्मूला। वॉल्यूम का लिखेंगे कैसे? m नहीं है तो m ज़ीरो, L क्यूब और t ज़ीरो, जो नहीं है उसको भी लिखना है ज़ीरो के साथ, ठीक है। ये एक्चुअल फार्मूला इस तरह से लिखते, इस तरह से एक्चुअल डायमेंशन लिखते हैं। वैसे तो ये भी गलत नहीं होता, लेकिन लिखने का जो तरीका है, सही तमीज़ है, उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आता है कि अब पूछा जाए कि सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन, ठीक है।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? नहीं, फोर्स बाय लेंथ, ठीक है, फोर्स बाय लेंथ होता है। अब फोर्स बाय लेंथ के तो है, डायमेंशन निकालना है सरफेस टेंशन का, तो डायमेंशन निकालने के लिए पहले तो हमें फोर्स का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। लेंथ को तो एल हो जाएगा, लेकिन फोर्स का क्या होगा? फोर्स के लिए अब फोर्स का पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण जिसको बोलते हैं, ठीक, ये होना चाहिए। यहाँ पे बोलोगे मास का तो m हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो उसके लिए उसका क्या होगा, उसके लिए होगा एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बाय टाइम है, अब बोलोगे टाइम का तो पता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी होगा ये इसका, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ये इंटू टी, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ठीक। और वेलोसिटी होती क्या वैसे, डिस्टेंस बाय टाइम, इस तरह से। तो फार्मूला, पहली बात तो आपको सबसे ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले उसका नॉर्मल बेसिक फार्मूले जो होते हैं वो लर्न होना चाहिए। अगर वो नहीं याद है आपको तो फार्मूला निकालना, डायमेंशन निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। सबसे पहला काम आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो सब देखो, अब सरफेस टेंशन के लिए मैं बता दे रही हूँ पहले तो ऐसे ही कि फोर्स का, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था फोर्स बाय लेंथ, ठीक है, फोर्स बाय लेंथ था। लेकिन उसके लिए फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m/L/T-2, ये है फोर्स का। और ये इन्होंने दे रखा है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ, तो इसके लिए m/L/T-2 स्क्वायर ब्रैकेट, ओहो राइटिंग बहुत गंदी है, m/L/T-2, ठीक है, और यहाँ पे L आ जाएगा, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर चला जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, ओह सॉरी स्क्वायर नहीं हुआ, 1 सेकेंड, यहाँ पे L है, ठीक है, तो m/T-2 ये हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो जाएगा, है ना, सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो जाएगा। अब सरफेस टेंशन का डायमेंशन तो पता चल गया, लेकिन फोर्स का अगर पूछोगे आपकी मैम फोर्स का फॉर्मूला कैसे, फोर्स का डायमेंशन कैसे निकाला, तो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके लिए होता है मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी बाय t, वेलोसिटी क्या होती है d/t और t, ठीक है। अभी इसको यहीं रखो, d बाय वेलोसिटी बाय t होती है, एक्सेलरेशन होती है, इसको ध्यान रखो, 1 सेकेंड रुको बताते हैं फोर्स का आया कैसे। तो सबसे पहले हमें तो वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है d/t, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। इसका होगा डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा और t ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये इसका वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन की बात की जाए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो वेलोसिटी बाय t था, ठीक है। वेलोसिटी है हमारा, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्म क्या है, L/T-1 ये हो गया, और ये t/t हो गया। तो t जब ऊपर जाएगा तो -t हो जाएगा, L/T
माइनस 2 और ये अंडर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा एसेलरेशन का फॉर्मूला। अब जब एसेलरेशन का फॉर्मूला आ गया तो फोर्स का आ जाएगा, क्योंकि फोर्स का है मास इनटू एसेलरेशन। ओके, यहाँ पे अब वैल्यू रख दो आप। वैल्यू पुट करने के बाद m डायमेंशन फॉर्मूला इसका, उसके बाद इनटू एल टी माइनस 2, ये हो गया हमारा फोर्स के लिए। ठीक है, ये निकल आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा फोर्स का m निकल आएगा एल टी माइनस 2, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, ये निकल गया। अब अगर बात की जाए इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इनके इक्वेशन डायमेंशन जैसे रख दिया। अब फोर्स की बात करें तो, या फिर हम क्या है वेलोसिटी की, वेलोसिटी है v इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, ये लिखा। वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन, अगर इक्वेशन बनाना है इसको तो क्या करना है, सिंपल सा है कि v को इसमें रखा स्क्वायर ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट में ये ऑलरेडी है t माइनस 1। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। इस तरह से हम इक्वेशन निकालते हैं। अब इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बाद इनका आता है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए इन्होंने ये एक देते हैं RHS देते हैं और LHS देते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। कैसे, यहाँ कोई फार्मूला दे रखेंगे, यहाँ कोई फार्मूला नॉर्मल बेसिक फार्मूला दे रखे रहेंगे, और उनका डायमेंशन निकालना रहेगा। उनका डायमेंशन निकालने के बाद अगर दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं, डायमेंशनल फार्मूला सेम बनता है, तो दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इस तरह से दोनों का वो निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं और देखते चेक करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। यही एक तरीका है। ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ये चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद उसी के साथ साथ हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेंगे, कुछ मेन फार्मूले, बेसिक फार्मूले जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी TGT एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उनको करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।